नमस्कार, जोहार झारखंड। डीडी डायलॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दरमियान तमाम दल रैलियों के माध्यम से, अन्य प्रचार के माध्यम से अपनी अपनी बात रखते हैं, जनता से अपने वायदे करते हैं और विपक्षियों पर आरोप लगाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन आरोपों का जवाब नहीं मिल पाता है। लेकिन इस मंच पे हमने कोशिश की है कि जो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसका जवाब भी मिल सके। तो डीडी डायलॉग के मंच के इस अंक में हम मौजूद है तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के साथ में, जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसके बीच का आखिर जवाब क्या है। इस विषय पर बात करने के लिए जो खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे सुप्रियो भट्टाचार्य जी। आप केंद्रीय महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के और जेएमएम की रणनीति को बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सर आपका हमारे इस मंच पे। इसके अलावा हमारे साथ मंच पे मौजूद हैं विनय कुमार जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और झारखंड की सियासत को बहुत करीबी से समझते हैं। आपसे निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आरोप प्रत्यारोप के बीच की स्थिति क्या है। इसके अलावा हमारे साथ में सीपीआई एमएल के केंद्रीय कमेटी के मेंबर शुभेंदु सेन जी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ भाजपा के युवा नेता मृत्युंजय शर्मा जी मौजूद हैं। आपका भी स्वागत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुप्रियो भट्टाचार्य जी आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, जेएमएम की सरकार है और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि साहब आप लोग भ्रष्टाचार में लगातार स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से लिप्त रहे हैं 5 साल तक, और अब जब आप एक बार फिर से जा रहे हैं तो आप लोग उस प्रकार के दलदल में घिरे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस आरोप पे? देखिए, ये आरोप तो मतलब एक ऐसा, अब कह सकते हैं कि फंडामेंटल आरोप है कि जो भाजपा विरोधी है वो भ्रष्टाचारी है। और आप यदि भ्रष्टाचारी हैं, आपके ऊपर में मुकदमे दर्ज है, आपकी संपत्ति जब्त हो गई है, लेकिन आप यदि भाजपा में शामिल हो गए तो फिर आपसे ज्यादा सदाचारी कोई हो ही नहीं सकता। इसका मैं यदि उदाहरण देने लगूं तो फिर आप दिन भर का कार्यक्रम इसी पे लगा लेंगे, एक से एक। हमारे यहाँ पर जो अभी उनके सह प्रभारी है, उनका वाटरगेट के नाम से आसाम में एक बड़ा पुलिंदा छापा गया था भाजपा के द्वारा। फिर वही जब भाजपा में आ गए, उप मुख्यमंत्री भी बन गए, मुख्यमंत्री भी बन गए। तो ये एक ऐसा मुहावरा हो गया है कि अब सब इस पे तवज्जो ही नहीं देते। क्योंकि हम यदि नोटबंदी के समय गुजरात कोऑपरेटिव बैंक की बात करेंगे तो वो बैंक का जो संचालक, प्रबंधक, जो अध्यक्ष थे, तो उनका जो भ्रष्टाचार सामने आया वो कहाँ रह गया। ये सब सदाचार के बहुत बड़े बड़े मिसालें हैं, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा मैं जाना नहीं चाहता। जो सोरेन साहब पे जो आरोप है आप उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जमीन तो ली खनन के लिए या एक्वायर किया, खनन का जो जमीन का मामला है। तो ये जो आरोप लगे हैं इसके पीछे तथ्य भी दिखाई पड़ रहा है आपको। आप कह रहे हैं सिर्फ राजनीतिक आरोप है, इनमें कोई जमीनी सच्चाई नहीं। आपने सोरेन साहब का जिक्र किया है हेमंत बाबू का। जो जमीन खनन का 80 डिसमिल जमीन था, जब वो व्यवसाय में थे तब उन्होंने आवेदन किया था। फिर वो राजनीति में आए, उन्होंने उस पर ना कोई माइनिंग लीज करवाया, ना एक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई लिया, और बाद में उसको सरेंडर भी कर दिया। नंबर 1 जी। नंबर 2, जिस पे जेल गया उस पर हाई कोर्ट का जो टिप्पणी है उनके बेल के मामले में, आप देख लीजिए, उसमें कहा कि इसमें तो कहीं से भी ये तथ्य ही नहीं है कि इनके नाम पे कोई जमीन है। क्योंकि जिस जमीन की बात की गई वो भूमिहीन जमीन थी जो कभी ट्रांसफरेबल नहीं है। उस पर जो उन्होंने जिनको किराए पे दिया था जी, उनके नाम पर बिजली बिल है, वहां पर वो खेती का काम करते थे। तो उसके बाद कहा कि इस पर तो केस बनता ही नहीं है, तो करके उनको हाई कोर्ट से आ गया। इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया कि नहीं, ये तो केस बनता ही नहीं। अब आपको केस चलाना है तो आप चलाते रहिए। ठीक है, आपके इस आरोप का जवाब ले लेते हैं। भाजपा से मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ। मृत्युंजय जी, आपका खिलाफत जो करे वो भ्रष्टाचारी, आपके साथ जो हो जाए वो सदाचारी, और वो उदाहरण के साथ आप पे आरोप लगा रहे हैं और आप कैसे कह रहे हैं कि साहब वो आरोपी है, वो अब तो खारिज कर रहे हैं। नहीं, बहुत कन्वीनियंटली जो एक आंसर देखने को मिलता है जेएमएम की तरफ से बहुत अक्सर, कि सामने वाले में भी बहुत सारे भ्रष्टाचारी हैं लेकिन बहुत क्लैरिटी से अपने आरोपों का जवाब नहीं देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, एक सुप्रियोदा ने बहुत अच्छी बात बोली
कि उन्होंने जमीन सरेंडर कर दी। उन्होंने अप्लाई किया था एज अ कॉमन मैन, उसके बाद सीएम बने तो सरेंडर कर दी। अलॉट भी हुआ, ये हमने कन्वीनियंटली लिफ्ट आउट कर दिया। अलॉट क्यों करवाया खुद को भाई? सरेंडर करना तो नेक्स्ट स्टेप आता है। दूसरा, आपने अपनी पत्नी के नाम से इंडस्ट्रियल लैंड लिया या नहीं, ये बताइए। सेना की जमीन ली या नहीं, उस पर केस चल रहा है या नहीं? ये तो सिर्फ लैंड स्कैम का है। आप कोई भी एक सेक्टर उठा लीजिए झारखंड का, आप बालू उठा लीजिए, 5 सालों में आपने बालू की नीलामी नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई भाई? ऐसी क्या अनपड़ी थी? आप देखिए जितने भी यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स हैं, चाहे पीएम आवास हो, आपका खुद का स्कीम अबू आवास देखिए वो कितना सफर कर रहा है। किस रीजन से? एक सिंपल से रीजन से कि एक माइनर मिनरल जो ऐसी रेडली अवेलेबल होना चाहिए था, आपके यहां पंचायत स्तर पे जिसकी अप्रूवल हो जानी चाहिए थी, वो मिल नहीं रहा है। कोई भी एक सेक्टर आप उठा लीजिए, आप एजुकेशन का सेक्टर उठा लीजिए, आप पेपर लीक्स उठा लीजिए। पेपर लीक्स में अक्सर ज्यादातर केसेस में, इनफैक्ट वन ऑफ द एक पेपर एग्जाम में तो आपके सहयोगी के यहां से स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड पाए जा रहे हैं। आप उसको भ्रष्टाचार मानते हैं कि नहीं मानते? आपने जो जेपीएससी कराने का दम भरते हैं, उसमें जो नियुक्तियां हुई हैं, एक क्लासरूम के सारे सीक्वेंस में रोल नंबर वालों की भर्तियां होती है, इसको आप भ्रष्टाचार मानते हैं कि नहीं मानते? तो कभी भी इन चीजों पे टेक्निकल आंसर आपको सुनने को नहीं मिलेगा। बस ये मिलेगा कि सामने वाले में भी शायद कोई भ्रष्टाचारी है, इसलिए हमारे ऊपर भी ये जायज है। ठीक है, शुभेंदु सेन जी, आप सीपीआई एमएल से नुमाइंदगी कर रहे हैं और इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उनके साथ एक तरीके से मिलकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बातचीत होना बाकी है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसके ऊपर जो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उसका एक बैगेज तो आप लोगों को भी देना पड़ेगा ना। आप लोग जब जनता के बीच जा रहे हैं तो इन तमाम आरोपों का जवाब तो देना पड़ेगा। वो तो बात की बात है, जब चुनाव परिणाम आएगा फिर हम लोग का क्या नतीजा होगा, जवाब देना होगा नहीं देना होगा, वो इतना टू अर्ली हम समझते हैं कि सब सवाल अभी उठाने का कोई मतलब नहीं है। अभी जिनके ऊपर आरोप है उस पार्टी का ये जिम्मेदारी है कि उस अगर कोई आरोप है तो वो उसका सफाई दे। हमारी पार्टी के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है किसी की कोना से, इसलिए हम अब जेएमएम पर क्या आरोप है, कांग्रेस पर क्या आरोप है, आरजेडी पर क्या आरोप है, इन बातों पर हम यहाँ के कहने के लिए तो कम से कम तैयार नहीं हूँ। नहीं सर, लेकिन आप उनके साथ दोस्ती करके गठबंधन पूर्व एक तरीके से चुनाव में जा रहे हैं ना, गठबंधन करके, तो ये तो फिर उनका अच्छा या बुरा आपके साथ भी जाएगा ना। वो ठीक है, वो उस बहुत ग्रेटर एविल के को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए अगर हमको कभी कभी छोटी मोटी एविल्स के साथ कंप्रोमाइज करना भी पड़े तो पॉलिटिक्स में हमारे पॉलिटिक्स का जो फ्रेम है उसमें उसकी इजाजत है। मतलब आप समझौता करके भाजपा को दूर रखने के जी लिए जी जी जी, भाजपा को सिर्फ नहीं, भाजपा सिर्फ नहीं है, बात समझिए, बात एक बात आप समझिए कि इस चुनाव में मुद्दा क्या है। इस चुनाव में मूल मुद्दा ये है कि झारखंड को अदानी खंड बनाने का कोशिश है, समझ गए। इसके लिए डेस्परेट अटेम्प्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, बीजेपी के ओर से, आरएसएस की ओर से शुरू हो चुकी है। हम समझते हैं कि ये झारखंड के लिए विनाशकारी होगा और ये संभावना को रोकने के लिए इस मामले में जो भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है उनको साथ कंप्रोमाइज करते हुए ही चलेंगे। ठीक है, आप इस बात को स्वीकार रहे हैं कि भले ही कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन बृहद आपके जो नतीजे का आप सोच रहे हैं उसके लिए आप उसके लिए तैयार हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी हमारे साथ में मौजूद हैं। विनय जी, आपको लगता है कि मौजूदा विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है सरकार के ऊपर, सोरेन साहब के ऊपर, या कहा जाए कांग्रेस पार्टी के भी जो मंत्री हैं सरकार में उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप है, तो क्या ये अपने आप में इस बार के डिसाइडिंग उन फैक्टर्स में से एक होने जा रहा है भ्रष्टाचार का मसला? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो सब जगह है, कोई नई बात नहीं। क्योंकि भ्रष्टाचार में हम लोग जो देख रहे हैं, आज जो अभी जातिगत आधार पर चुनाव हो रहा है और जिस तरह से जातियों का समर्थन मिल रहा है, उसमें परिवारवाद और जातिवाद हमको बहुत मुद्दा लगता दिखाई नहीं। हाँ, झारखंड में जो बड़ा मुद्दा हमको लगता है वो है बेरोजगारी का। रोजगार चाहते हैं, यहाँ के नौजवान चाहते हैं कि हमको नौकरी मिले, लेकिन नौकरियों की स्थिति यहाँ अच्छी नहीं है। अब आप देखिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पिछले 2 महीने से वहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है, जिसके कारण सारा कामकाज जेपीएससी का ठप पड़ा हुआ है। लोगों का रिजल्ट तैयार है, वो पब्लिश नहीं हो रहा है। तो नौजवान, चूंकि यहाँ के नौजवान चाहते हैं कि साफ सुथरे ढंग से परीक्षा हो, और कोई भी परीक्षा अगर देखिएगा तो कोई परीक्षा साफ सुथरा ढंग से नहीं हो रहा है। झारखंड में जितनी परीक्षाएं हो रही हैं नौकरी के लिए, वो कोई कहीं न कहीं उस परीक्षा में दाग लग रहा है। तो इसके लिए
यहाँ के नौजवान चिंतित हैं और ये बड़ा मुद्दा हमको लगता है कि इस बार झारखंड में, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हम लोग देखे हैं, लालू जी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला चलता था, जेल भी गए, लेकिन कोई बहुत उनके ऊपर असर नहीं पड़ा उनके वोटरों पर। परिवारवाद का भी मुद्दा आप अगर देखिएगा तो परिवारवाद में भी झारखंड में अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए, बाबूलाल मरांडी छोड़ के सारे मुख्यमंत्री के परिवार चुनाव लड़ रहे हैं और हो सकता है उनके परिवार के जीत ले। शिबू सोरेन जी के 2 बेटा और 2 पुतौह चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है चारों जीत के चले आवे। रघुवर दास के, चंपई सोरेन के पुत्र लड़ रहे हैं, चंपई सोरेन लड़ रहे हैं, जितने मधु कोड़ा की पत्नी लड़ रही है, तो जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, बाबूलाल जी को छोड़ दीजिए जो पहला मुख्यमंत्री, उनका कोई परिवार नहीं लड़ रहा है, बाकी सारे, तो परिवारवाद भी कोई मुद्दा अब नहीं रह गया। हाँ, बोलचाल में ये है, लेकिन बेरोजगारी बड़ी समस्या है। यहाँ के नौजवानों में, नौजवान आंदोलित है क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। पढ़े लिखे नौजवान समय पर परीक्षा नहीं हो रहा है, परीक्षा में कदाचार है, परीक्षा साफ सुथरा नहीं हो रहा है। ये इसके लिए जरूर जनता यहाँ की चिंतित है, खासकर नौजवान वर्ग में बड़ी चिंता है। चिंता का विषय है। सुप्रियो जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 2019 में प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देने, या जब तक नहीं दे पाएंगे आप लोग 5, 7, 8 हजार रुपए तरीके से बेरोजगारी भत्ता देने का आप लोगों ने वायदा किया था। तो ये जमीन पे हुआ नहीं है। ये जमीन पे ना होने के लिए आप लोग कोविड के समय के 2 साल का एक तरीके से बात कहते हैं, चलिए उसको भी अगर कम कर दिया जाए, उसके बावजूद भी 2.5-3 साल का एक बड़ा समय था। पेपर लीक लगातार हो रहा है, भर्ती की परीक्षाएं होती हैं, उसमें युवाओं की जान चली जाती है, ऐसी अव्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर दिखाता है कि रोजगार के मसले पर, युवाओं के हित के मसले पर सरकार गंभीर नहीं है। नहीं, देखिए आपने जो कहा, ये बेरोजगारी, विनय जी ने भी कहा, बेरोजगारी एक समस्या है, इससे हम इनकार नहीं करते। और पहले का आपने ठीक ही कहा कि पूरे देश में जब ये कोरोना आया तो 2 साल तो मतलब पहले जान फिर जीविका जी, ये जीवन और जीविका का संघर्ष रहा और उसमें हमने बहुत हद तक कामयाबी के साथ आगे बढ़ने का काम किया। पूरे देश में इस बात की तारीफ भी हुई। मैं उस पर कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो एक ह्यूमैनिटी का काम था, एक सेंसिबल, कोई भी यदि कोई शासन में रहेगा उसको यही करना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा सवाल है कि आपने कहा कि फिर जो 3 साल बचे, तो 3 साल बचे, तो 3 साल में तो इतना कृपा बरसा हम लोग पर, आपको केंद्र सरकार का, उसके जांच एजेंसियों का, कि सुबह भी नहीं मालूम चलता था कि कल कौन क्या होगा, क्योंकि इतना षड्यंत्र, इतना, कभी पार्टी तोड़ो, कभी विधायक को भगाओ, कभी कुछ करो, मतलब इस तरह से हमारा दिन बीता। फिर तो उसका हुआ कि भाई जनवरी के अंत में तो जेल ही जाना पड़ गया। तो ये समस्या भी आई, लेकिन फिर भी हमने इस बीच में बहुत सारे, देखिए आप यदि तथ्यों पे जाएंगे तो विनय जी ने सही कहा कि जो पेपर लीक का हुआ तो उस पर हम ही लोगों का ये आया। हमने थोड़ा सा भी जहाँ जांच मतलब लोगों को समझ में आया कि कहीं ऊंच नीच है तो उसको रद्द करने का भी काम किया। लेकिन उसी को यदि आप बड़े स्तर पर देखेंगे, नीट पे इतना बवाल हो, और यहाँ के जो प्रभारी हैं वो तो व्यापक जनक है, हजारों लोगों की उसमें मतलब प्रतिभाएं नहीं मारी गई, सैकड़ों लोगों का हत्या संदेहास्पद तरीके से हुआ। यूपी में विगत 7 वर्षों में 17 बार परीक्षाएं रद्द हुई। तो ये जो तरीका है, आपको यदि इसको टारगेट बना के इलेक्शन में जाएंगे तो फिर हमको तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम इस मुद्दे को फिर राष्ट्रीय बहस पर लेकर आएंगे। ठीक है सर, आपने जो 2 तर्क दिए, उस तर्क के हिसाब से अगर मैं आपके काउंटर करूं तो आपने कहा कि साहब सपोज यूपी में या गुजरात में भी पेपर लीक हो रहा है, तो किसी अन्य सरकार के द्वारा हो रहे गलत की वजह से झारखंड की सरकार को एक नहीं मिल जाता कि साहब आप गलत होने दें। एक चीज मैंने क्या, दूसरा सवाल ये कि आप ये कह रहे हैं कि 3 साल में केंद्र की सरकार ने बहुत षड्यंत्र किए, और आपके आरोप को अगर सच भी मान लिया जाए तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में अगले 5 साल का मैंडेट उनके पास है। आप अगर जीत के भी आते हैं तो आपके आरोप के अनुसार वो षड्यंत्र जारी रखेंगे, इसका मतलब आप युवाओं के लिए फिर काम नहीं कर पाएंगे, तो युवा भरोसा कैसे करेंगे? नहीं, देखिए अब युवा भी समझ गए, अब हमको लड़ाई लड़ना है, अब हम तैयार हैं। हम देखिए आज से नहीं, हम जिस दिन से हम आए हम बोले हमको कोई रहम नहीं चाहिए, हमको मेरा बकाया दे दो, हमको मेरा बकाया देने से
हम युवाओं के साथ जो वादा किए थे बेरोजगारी भत्ता का, वो हम दे देते हैं। आज राज्य के पास में जो भी स्रोत है आय का, सब पे गिद्ध का नजर है केंद्र का। जीएसटी के द्वारा आपके पास में आय है कहां, और आय यदि नहीं है तो व्यय होगा कहां से? हमने तो राज्य को खोखला नहीं किया, हमने तो राज्य को समृद्ध बनाने का काम किया। हम जब आ रहे थे सरकार में तो हमारे ऊपर में 12,064 करोड़ रुपए का कर्ज था। आज के दिन में जो राज्य सरकार पे खर्च है वो मात्र 208 करोड़ रुपए का। तो इसको भी तो आपको भरना है। केवल नौजवानों को हम 5,000 रुपया नहीं दे पाए, इसको यदि आप मुद्दा बनाएंगे तो 1,36,000 करोड़ रुपया भाजपा के यहां पर वहां पर सांसदगण है, मुंह से बोली कह नहीं फूटता। ठीक है, आपके स्तर के बाद में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार बहुत जल्द वापस आते हैं और इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर आरोप प्रत्यारोप ही चलेंगे तो क्या जनता के जो हित के जो मामले हैं उसको लेकर आखिर बात बनेगी कैसे, इस विषय पे लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं DD डायलॉग। हम इस वक्त मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची में और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल बना हुआ है। मृत्युंजय शर्मा जी, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले भट्टाचार्य जी इस बात को कह रहे थे कि साहब आप लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, राज्य के हक को दबाए बैठे हुए हैं, इसलिए वो युवाओं के हक का काम कर नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है ये हास्यास्पद है और मैं इसे क्यों बोल रहा हूं। देखिए, हम लोग हर बार 5 लाख नौकरियों की बात करते हैं, बट वो नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 5 लाख नौकरी नहीं देते, 4 दे देते, 3 दे देते, 2 दे देते। इनफैक्ट विधानसभा में एक क्वेश्चन किया गया था यहीं के ऑनरेबल MLA के द्वारा कि पिछले 5 वर्षों में कितनी नौकरियां आपने दी हैं, और उसका जवाब था 14,000। 5 लाख प्रति वर्ष देना था। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा गैप है। यह भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कार्यशैली और इच्छा शक्ति की। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आपने जो भी थोड़े बहुत एग्जाम्स कंडक्ट कराए, आप उन्हीं एग्जाम्स को ढंग से कंडक्ट करा लेते, उनके पेपर लीक्स नहीं होते, उनकी नियुक्तियां हो जाती और सब लोग ज्वाइन कर लेते, हमें फिर भी संतोष होता। लेकिन आप देखिए, जो स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म्स पहले खड़े होने चाहिए उन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए, उन्हीं में फॉल्ट है, JPSC JSSC में। दूसरा, जब आप एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है बार बार, और आप उसका रीजन क्या निकालते हैं कि इंटरनेट इसका सबसे बड़ा रीजन है, तो आप पूरे राज्य का इंटरनेट बंद कर देते हैं। आप सोच लीजिए कितना तुगलकी फरमान है। हाईकोर्ट को बोलना पड़ता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और उस एग्जाम का पेपर फिर से लीक हो जाता है। और उस एग्जाम का जब पेपर लीक होता है और स्टूडेंट्स कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, इसे कैंसिल करना चाहिए, तो चूंकि अब इलेक्शन के पहले हमारे पास टाइम नहीं बच रहा है और राज्य सरकार उसे मानने से इनकार कर देती है, और छात्र इतने सारे रिप्रेजेंटेशंस लेके आते हैं, विरोध करते हैं, और उन छात्रों को कहा जाता है कि BJP के एजेंट है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं आपके जहां जहां सरकार है वहां पे भी तो पेपर लीक हो रहे हैं, तो आप उन पे वहां पर भी इंटरनेट सवाल लेके गए। वहां पर भी इंटरनेट बंद होता है। मैं वही फिर से बोल रहा हूं कि जितने भी ऐसे सवाल किए जाएंगे, भ्रष्टाचार के किए जाएंगे, पेपर लीक के किए जाएंगे, उसका जवाब यही होगा कि उस राज्य में होता है। मेरे ख्याल से कभी भी एक कोई राइट आंसर नहीं। जिस राज्य में भी होता है वो गलत है, वो गलत है। वी हैव टू एडमिट दैट। इसमें कोई एडमिट करने में गलती नहीं है। नीट पे बताइए आप, ठीक है, मोदी जी को। मैं फिर से वही बोल रहा हूं, मोदी जी को प्रिंसिपल ये गलत हुआ है। मैं आपका सवाल एक और कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आप उनका पैसा रोके बैठे, इसलिए वो बेरोजगारी भत्ता दे नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली जी, सिर्फ रिसोर्सेज का रोना। मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि अब स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म्स में और प्रोसेस में कौन सा पैसा लगता है। भाई, पेपर लीक नहीं करवाने में कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? जो एग्जाम्स ऑलरेडी हो रहा है उसको नियुक्ति देने में कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? वो आपने क्यों नहीं कराया? आपके एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड मुख्यमंत्री के सहयोगी के घर से मिलते हैं, आप इसको इनकार करके दिखा दीजिए। तो उसमें कौन सा पैसा लग रहा था आपको? आप एक सिपाही की, जब उत्पाद सिपाही की भर्ती करा रहे हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ पानी और फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होने की वजह से 20 अभ्यर्थियों की मौत हो जाती है। उसके लिए कितने लाख रुपए चाहिए होते हैं आपको? तो मेरे ख्याल से इतना बेसिक सेंस तो होना चाहिए कि भाई रिसोर्सेस, और जिन रिसोर्सेस की हम बात कर रहे हैं वो आप अभी से पेंडिंग है क्या? कब से पेंडिंग है? आप वो कॉन्टेक्स्ट भी बताइए। यूपीए की सरकार से पेंडिंग है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आप उसको क्यों नहीं, आप उसको क्यों छुपाते हैं? जी, क्योंकि आप सरकार के जो
गुट है, इंडिया अलायंस, उससे जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार का जो युवाओं का मसला है, रोजगार का मसला है, बेरोजगारी भत्ता देने का मसला है, इस सब के लिए भी तो आपको अपनी तरफ से बात रखनी पड़ेगी ना, तब जनता समझेगी कि हाँ साहब आप इसमें क्या कर रहे हैं, आपका योगदान क्या है आज जब वोट मांगने जा रहे हैं आप। योगदान है, मैंने हम तो इस मामले में भाई पॉलिसी मैटर पर ही बात कर सकता हूं ना जी। अब अभी तक तो हम लोग गवर्नमेंट में है नहीं, आगे भी गवर्नमेंट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये अभी भगवान जाने। लेकिन साहब कुल मिला के मामला ये है कि पॉलिसी मैटर, चुनाव है तो चुनाव के पब्लिक के सामने, मतदाताओं के सामने कोई भी पार्टी को अपनी पॉलिसी मैटर पर बात को डीप में ले जाना चाहिए। तो हमारा इसमें मामला बहुत साफ है। हम समझते हैं कि ये वो खाली एक दो पेपर लीक होने से ये बेरोजगारी का ये आलम नहीं हुआ है। बेरोजगारी का जो डायमेंशन है पहले तो वो बात उसको समझ लिया जाए। ठीक है, पेपर लीक होने का बात को हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है कि बात है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का जो डायमेंशन है आज पूरे देश में, और खास करके मैं झारखंड की बात करूंगा जी, वो उसका एक्सप्लेनेशन कुछ पेपर लीक हो गया, कुछ यहाँ से वहाँ से एडमिट कार्ड मिल गया, ये सब बात कोई आंसर नहीं है इसका। मूल बात ये है कि यहाँ जो है, जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर जो पब्लिक सेक्टर थे उनको धीरे धीरे से खत्म किया जा रहा है। आपके बगल में एचईसी है, वो उस समय चल रहा था महुआ माझी का सीपी सिंह का सेशन। हम बोलने वाले थे कि भाई कुल मिला के इस सवाल का जवाब कौन देगा। बेरोजगारी तो बात की बात है, मैं कह रहा हूं कि वहां अभी भी 17-18 हजार करीब लोग हैं, उसमें सब तरह के मजदूर है जी, जिनको इंजीनियर्स भी है, जिनको पिछले लगभग 22 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, वो बिना तनख्वाह का वो काम किए जा रहे हैं। तो मौजूदा सरकार से आपने कभी बातचीत की, मतलब क्योंकि आप लोग तो सहयोगी हैं। हमने तो मौजूदा सरकार को तो सुनिए, जो जिस सरकार में जेएमएम है मुख्यमंत्री, उन सरकार से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, एक बार नहीं 3 बार अपील किया था कि भाई ये एचईसी को टेक ओवर कर लिया जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ। मैंने स्थिति ये है, मैंने कुल मिला के मेरा कहना है कि एज ए होल पब्लिक सेक्टर के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं समझता हूँ ये जब तक न खत्म होगा तब तक। और एमएसएमई के प्रति भी, एमएसएमई के सवाल पर भी जो एक उदासीनता है, स्पॉन्टेनिटी है, ये दो सेक्टर को जब तक न चंगा किया जाता है, मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी का कोई सवाल हल नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपकी दोस्ती सर कैसी है समझ नहीं आ रहा कि आप अपील कर रहे हैं वो सुन नहीं रहे हैं सरकार में। आता हूं आपके पास में विनय कुमार जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप है सरकार पक्ष विपक्ष का, हित तो जो आम जनता है उसके मारे जा रहे हैं। आप कभी कह देंगे साहब वो जिम्मेदार, वो कह देंगे ये जिम्मेदार है, लेकिन जनता के हित के लिए तो आपको कदम उठाने पड़ेंगे जो भी सत्ता में आएगा, चाहे कितनी भी समस्याएं ये चुनौतियां आपके सामने आए। आपको चुना इसीलिए गया कि आप काम करके दिखाएं, डिलीवर करें। नहीं, देखिए, जो हम लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे पहले, भ्रष्टाचार के साथ मामला ये कि जिस आरोप में हेमंत सोरेन जेल गए, आज मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से और जितना राजनीति हम लोग समझते हैं कि उनको पहले शिबू सोरेन के पुत्र के रूप में जाना जाता, आज हेमंत सोरेन नेता के रूप में जाने जाते। भ्रष्टाचार के कारण जेल गए, लेकिन आज उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। दूसरी बात, उनकी पत्नी नेता बन गई, तो कहां भ्रष्टाचार मुद्दा रह रहा है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप, तो जनता की सबसे बड़ी ताकत है सरकार को चुनना, और सरकार को जो सरकार बनती है उसके पास सारी ताकतें निहित होती है। तो उस सरकार को कल्याणकारी सरकार होना चाहिए, जनता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन जनता के प्रति जनता की क्या ताकत है? एक वोट से हम अपनी ताकत का एहसास कराते हैं और एक बढ़िया सरकार चुनते हैं, लेकिन जो सरकार बनती है वो जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही, नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है, खेत में पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। झारखंड आज बन गया है पलायन वाला स्टेट, हम सप्लायर स्टेट बन गए हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये तर्क देते हैं कि भारत की इकोनॉमी के लिए वो अच्छा है जी, ऐसे भी सोच वाले लोग हैं। लेकिन क्यों हमारा मजदूर बाहर काम कर रहा है? क्यों नहीं हमारा मजदूर, झारखंड का मजदूर को यही नौकरी मिल रहा है? क्यों पूरे देश में? तो पलायन एक बड़ी समस्या है। जितने मजदूर झारखंड के ही सारे देश में आपको मिलेंगे, तो इतना
रिच स्टेट है, इतना मिनरल्स है, माइंस है, बावजूद यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है, तो गरीबी पर क्यों नहीं डिस्कशन होता है? बेरोजगारी पर क्यों नहीं डिस्कशन होता है? मूल समस्या, आज भी खेतों को पानी नहीं मिल रहा है, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती? चर्चा केवल परिवारवाद या भ्रष्टाचार से तो कुछ कल्याण नहीं होगा। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो सत्ता में रहती हैं या सत्ता में बाहर है या विपक्ष में है, क्योंकि हम लोग विधानसभा में जाते हैं और कई विधानसभा, बिहार विधानसभा वगैरह में उसके दीवार पर लिखा हुआ है कि विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। उसका भी दायित्व बनता है कि स्टेट के लोगों के भला के लिए हम काम करें। और जो सबसे बड़ी ताकत है जनता का, सरकार को चुनना, तो जब सरकार चुनकर वो देती है तो वो कल्याणकारी राज्य के लिए देती है। यहाँ के लोगों का कल्याण हो, यहाँ गरीबी दूर हो, यहाँ बेरोजगारी दूर हो, यहाँ हर खेत को पानी मिले, इसके लिए कितना प्रयास हो रहा है, इस पर चिंता। बिल्कुल, ये 24 साल में झारखंड का विकास कहां तक पहुंचा, ये देखना बड़ा अपने आप में दिलचस्प होगा। सुप्रियो जी, एक और मसला है, वो है घुसपैठ और धर्मांतरण को लेकर जो लगातार मसला बना हुआ। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही, क्योंकि आपको लगता है कि बीजेपी लगातार इस मसले को उठा रही है, लेकिन ये मसला अपने आप में हर डिबेट और चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग कहते हैं कि साहब सीमा की सुरक्षा का जो मामला है वो केंद्र सरकार का है, वो ठीक बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो अनवांटेड है, अगर वो आपके भौगोलिक सीमा में मौजूद है, तो उस पर कार्रवाई करना, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से उसकी ऊपर कार्रवाई करना, वो तो राज्य की कानून व्यवस्था का हिस्सा है। आपको नहीं लगता कि जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं उनके हक उनके सब मारे जा रहे हैं? सबसे हम बॉर्डर शेयर करते हैं बंगाल के साथ में, हम बिहार के साथ में, हम उत्तर प्रदेश के साथ में, छत्तीसगढ़ के साथ में और उड़ीसा के साथ। अब जो भी बांग्लादेश से आ रहे होंगे, 3 ही रास्ते हैं, या तो बंगाल का रास्ता, या तो आसाम का रास्ता, नहीं तो फिर आपको जो त्रिपुरा का रास्ता, यही 3 रास्ता। अब 3 रास्ते पर हमारी पुलिस काम नहीं कर सकती। कोई यदि यहां आ गया, हमको जब हाईकोर्ट ने कहा कि आप इस चीज को देखिए, हमने हमारे जो भी जिलों को चिन्हित किया गया था, संथाल परगना के जिलों को, वहां के डीसी और वहां के एसपी ने पब्लिक फोरम में 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किया कि आपके अगल बगल यदि कोई भी अनजान व्यक्ति हो तो उसकी सूचना आप हमें दे दें। मालूम है आपको, 90 दिन के अंदर, क्योंकि हाईकोर्ट में रिपोर्ट देना था, 90 दिन के अंदर ऐसे मात्र साहिबगंज जिले में 2 ही व्यक्ति मिले जी। तो अब आप बताइए, तो घुसपैठ कहां है? बोला आप खारिज कर रहे हैं कि घुसपैठ नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूं यदि घुसपैठ है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आसाम के जरिए सबसे ज्यादा घुसपैठ है, तो वहां आसाम पुलिस क्या कर रही है? नहीं ठीक है, वो सर मैं उनकी बीएसएफ क्या कर रही है, एसएसबी क्या कर रही है? मैंने अपने सवाल में ही कहा कि जहां से घुसपैठ हो रही वहां की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर आपकी भौगोलिक सीमा में लोग आ गए हैं, वहां आपकी जिम्मेदारी है। मेरा सवाल यही था। मैं तो कह रहा ऐसे आइडेंटिफाई मात्र 2 लोग। ठीक है, आप ये कह रहे हैं पूरे झारखंड में 2 लोग आए हैं। मैं कुछ जनता के सवाल हूं, उससे पहले जल्दी से रिएक्शन बीजेपी से ले लेता हूं। वो कह रहे साहब पूरे झारखंड में 2 लोग हैं और 2 घुसपैठियों पर वो कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा घुसपैठ हो रही है। सबसे पहले ये क्लियर स्टैंड नहीं है, जैसे सुप्रियो ने ये भी बोला 2, उसके बाद ये भी मान रहे हैं कि घुसपैठ है। तो सबसे पहले तो क्लैरिटी आ जाए कि हम मान रहे हैं कि नहीं कि घुसपैठ है। 2 बहुत इनरिफ्यूटेबल फैक्ट्स हैं। एक, जो संथाल परगना में 1951 के सेंसस में आदिवासी थे 44% थे, अभी घट के 28% हो गए 2011 में। और सिमिलर इंक्रीज इन आप देखेंगे माइनॉरिटी पॉपुलेशन 9% से 23%, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। दूसरा, जब ये रिपोर्ट भी दी गई जो साहिबगंज वाली आप बोल रहे हैं, उस पर फिर हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उसको हम लोगों ने कन्वीनियंटली छोड़ दिया है। तो सबसे पहले सरकार ये सोच ले कि घुसपैठ है या नहीं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मेरी जिम्मेदारी कितनी है, किस रास्ते से है, वो सेकंड लेवल है। तो जो सरकार पहले ये मानने को ही तैयार नहीं कि घुसपैठ है, तो आप उससे उसके खिलाफ एक्शन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहला वो एक्सेप्टेंस, और उसके बाद फिर हम बात कर सकते हैं 10 अदर तरीके हैं उनको। ठीक है, वो आपके राज्य में आ गए हैं दूसरे राज्यों के रास्ते से, ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन जब आपके राज्य में आ गए हैं, आइडेंटिटी कार्ड बनने से लेकर संरक्षण देने तक, वो तो आपके कार्य क्षेत्र में आता है ना, वहां आपकी भूमिका होती है। वहां आपने क्या भूमिका निभाई है उनको हटाने के लिए? ठीक है, जनता भी तय करे। कुछ सवाल ले लेते हैं। 1 मिनट में थोड़ा बोल लेता हूं संक्षेप में। भैया, मेरे आपका समस्या ये है कि यहां मुसलमान क्यों हैं,
यहाँ ईसाई क्यों है? आप किसको घुसपैठिया मान रहे हैं? ठीक है, आपके परिवार में दूसरे समय धर्म तो की कुछ मैं शादियां सवाल हो ले रही लेता हूं। जी, है, खड़े हो जाइए आप अपनी उसको जगह। मान लेते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ सवाल लेते जनता से, माइक दीजिए इन तक। मेरा यह प्रश्न है कि जैसे कि लव जिहाद वाला बात सामने आ रहा है, तो महिला की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के गुणवत्ता करते हुए सुधार करने के लिए आप क्या नीतियों को अपनाना चाहते हैं? आप लोग सभी लोग पॉलिसी मेकर्स हैं। हर बार इलेक्शन आते हैं, हर बार विभिन्न मुद्दे आते हैं, मैनिफेस्टो दिए जाते हैं और फिर जनता ठगी जाती है। क्या आप सभी लोगों का नीति और नियत इतना साफ है कि मैनिफेस्टो को कंपलसरी किया जाना चाहिए? क्योंकि आप लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, आप ही लोग इस मुद्दे को रख सकते हैं और नीति और नियत की बात कर सकते हैं। ठीक है, दो सवाल। सुप्रिया दादा, सवाल इस बात का कि जो इस बेटी ने सवाल किया कि लव जिहाद का मामला आ रहा है, और ये बात उसी सवाल से जुड़ी जिसका हम जिक्र अभी कर रहे थे। लव जिहाद को लेकर ये बात आ रही कि साहब किस प्रकार से घुसपैठिए आते हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ में वो शादी करते हैं, फिर वो जमीन हड़पने का भी एक पूरा तरीके से कंस्पिरेसी चल रही है, और जवाई टोला के नाम से पूरे तरीके से व्यवस्था दिखाई पड़ती है कि साहब कैसे वहां पे पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो ये सवाल तो जनता के बीच से आया है, ये उसको अगर चिंता लग रही है कि साहब आज इस प्रकार की समस्याएं हमारे झारखंड में हो रही है, तो कैसे निपटा जाएगा? क्या एक योजना आपके पास? नहीं, हमारी जी उम्र में तो मेरी बेटी के ही समान है। मैं अपनी सभी बेटी और बहनों को कह देता हूं कि ये लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जो आदमी के अंदर में विष घोलता है। शादियां पसंद से होती हैं। आज तक हमारे देश में, हम कहे कि आधुनिक भारत का जब से हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, जाति बंधन टूट के शादियां हुई, धार्मिक बंधन टूट के शादियां हुई, लेकिन उसका नामांकन 2014 के बाद लव जिहाद हुआ। षड्यंत्र जब निकल के आया? नहीं, षड्यंत्र नहीं निकल के आया। देखिए, आप यदि षड्यंत्र कहेंगे, उसका आप यदि षड्यंत्र कहेंगे तो बड़ा बहस का मुद्दा हो जाएगा। लव जिहाद 2014 से आया। अरे भैया, लव जिहाद खारिज कर रहे हैं सर, आप खारिज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ झारखंड में नहीं हो रहा है। कोई लव, ठीक है, मृत्युंजय जी वो कह रहे हैं कि साहब ये आप लोगों द्वारा गढ़ा हुआ 2014 के बाद का एक षड्यंत्र है। मृत्युंजय जी अपनी पार्टी का बता दीजिए, नेताओं के बारे में, उनके परिवार के बीच में शादियां कैसे हुई? आपके आरोप का ले लेते हैं। वो कह रहे हैं साहब कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा आपका। ठीक है, आपको शब्द से हो सकता है आपत्ति हो, आप उस शब्द को हटा दीजिए, लेकिन इस बात को रिफ्यूट कीजिए। क्या ऐसे केसेस झारखंड में स्पेसिफिकली, दूसरे राज्यों को छोड़ दीजिए, नहीं आए हैं जिसमें आइडेंटिटी बदलकर या आइडेंटिटी छुपाकर शादियां की गई आदिवासी बच्चों या हिंदू बच्चियों से? आप रिफ्यूट कर दीजिए इस क्लेम को। मैं कल का एक केस बता रहा हूं धुरवा का आपको, बाबूलाल मरांडी जी ने उसको ट्वीट किया, जिसमें आइडेंटिटी छुपाकर एक हिंदू नाम रखकर शादी की गई, बच्चियों को दिल्ली ले जाया गया। क्या आप इसको रिफ्यूट कर सकते हैं? नाम आप कुछ भी दे दीजिए, फैक्ट है कि वो है, एग्जिस्ट करता है, और यही प्रॉब्लम है। जब तक हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। यही हो रहा है संथाल परगना में। इनफैक्ट पूरी एक लिस्ट है जिसमें आप देखिए इस प्रकार की शादियां हुई हैं जहां सिर्फ पावर सर्व करने के लिए, उन सारे जगहों पे देखेंगे आप आदिवासी आरक्षित सीटें हैं, वहां पे जितनी भी पत्नियां हैं उनको बना दिया गया है मुखिया, और एक्चुअली पावर कौन होल्ड कर रहा है? घुसपैठिए होल्ड कर रहे हैं, जो मुस्लिम घुसपैठी है। आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ फैक्ट। अगर नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, कुछ और सवाल जल्दी से लेते हैं, वक्त खत्म हो रहा है। जी माइक दीजिए यहाँ पे। जैसा कि हमें पता है झारखंड प्रकृति से घिरा है, लेकिन हम कभी ये नहीं सुनते हैं कि चलो हम कहीं किसी के भी मुंह से कि हम झारखंड घूमने जा रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप टूरिज्म के लिए क्या कर रहे हैं? आप चाहे आप सत्ता पे आए चाहे आप आए। मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि झारखंड जो चुनाव होने वाले हैं वो महिलाओं को ढाल बनाकर लड़ा जा रहा है? तो क्योंकि महिलाएं पैसे की नहीं, सशक्तिकरण की भूखी है। ठीक है, कुछ और सवाल जल्दी से, फिर उसके बाद फाइनल कमेंट। जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हूँ और 15 साल हो चुके हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापना का। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, बट अभी तक वहाँ के किसानों को पैसा नहीं दिया गया है, जिस कारण से वो बाउंड्री नहीं हो पा रही है हमारी यूनिवर्सिटी की। आखिर ये कब होगा? ठीक है, कुछ और सवाल, उसका फाइनल। जी खड़ो जाइए अपनी जगह पे, सवाल पूछिए। जितना बार भी देख रहे हैं इलेक्शंस आते हैं, चुनाव आते हैं, तो उस समय लोग एक पार्टी दूसरी पार्टी को हमेशा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये आपस में साथ मिलकर के जनताओं के लिए कब काम करेगी? विकास कब होगा सर? समस्या तो आती रहेंगी, लेकिन सर विकास कब होगा?
ठीक है, फाइनल कमेंट, क्योंकि वक्त लगभग खत्म हो रहा है। सेन साहब, आपसे शुरुआत करते हैं कि विकास कब होगा? 24 साल हो गए राज्य को बने हुए, अपेक्षित विकास नहीं हो रहा, बल्कि भ्रष्टाचार हमेशा सुर्खियों में रहा है। अपेक्षा जनता कब करे कि विकास होगा इस चुनाव, इस आने वाली सरकार से? उससे पहले मैं थोड़ा एक समय सीमित होगा, समय सीमा है कि मैं समझता हूं कि जो बच्ची महिला सुरक्षा के सवाल पर उस प्रश्न की थी, उसके सवाल को एक तरह से हाईजैक कर लिया गया। उनका वो सब लव जिहाद तक सीमित मामला नहीं था, वो इन जनरल महिला सुरक्षा के बारे में बात कर रही थी। और हम समझते हैं कि इस सवाल पर कोई भी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट की हो, सेंटर की हो, गवर्नमेंट छोड़िए, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि हम लोग अगर नागरिक के लेवल पर भी बात करें तो ये एक सचमुच में बर्दाश्त समस्या है, गंभीर समस्या है। और हम समझते हैं कि महिला सशक्तिकरण का ही इसका उपाय है। वो घुसपैठिया रोकने से वो सब बंद नहीं होगा। कुल मिलाकर के महिला सशक्तिकरण एक पॉजिटिव एजेंडा है। इस पर काम करने से ही, इस पर आगे बढ़ने से ही ये समस्या का हल होगा। ठीक है सुप्रियो जी, सर समय की सीमा है। सुप्रियो जी, क्योंकि ये सवाल जनता के बीच से आया था कि महिलाओं को आप एक तरीके से पैसा दे रहे हैं सामाजिक योजनाओं के माध्यम से, बल्कि उनके सशक्तिकरण की जरूरत है। योजनाओं के माध्यम से लोगों को मूलभूत जरूरतें पूरी हुई, ठीक है। निर्भर बनाना और आत्मनिर्भर बनाना, इन दोनों में अंतर है। और वोट बैंक के लिए आप उस प्रकार की पॉलिसीज, फ्रीबीज के साथ जा रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं चुनाव से पहले, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। नहीं, ये फ्रीबीज में नहीं आता। ये वेलफेयर स्टेट होने के कारण आपको वेलफेयर स्कीम्स चलाना ही है। आपके पास जब आपको मैंने एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी लैकिंग है वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी का, ये उसको सर्व करता है। दूसरा है कि जो हमारी एक बच्ची ने भी कहा कि झारखंड का पर्यटन, तो हमको लगता है कि आपका बंगाल कनेक्शन थोड़ा कम होगा। हम बंगाली, हमको मालूम है कि जितना ज़्यादा झारखंड में टूरिस्ट आते हैं, आप नेतरहाट, बेतला, हाँ, जो जिस मात्रा में आना चाहिए और जिस मात्रा में लोगों को यहाँ पर जो सौंदर्य है उसका उपभोग करना चाहिए, वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पर एक अति वाम की एक समस्या थी, जिसको हम लोग नक्सल कहते हैं जी। तो इस परसेप्शन से लोग डरते थे, लेकिन आज की स्थिति में ये है कि ये परसेप्शन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। तो ये समाप्त होने के कारण अब देखेंगे यहाँ पर टूरिज्म में सेक्टर में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं बता दूं, आप लोग जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के हैं जी, हमको गर्व होना चाहिए। हम इस बात को, हम सरकार में रहते हुए इस बात को हम लोग नहीं बोल पाए हैं, चाहे कोई भी सरकार रहे, और ये बात शायद जानते भी नहीं है हम लोग, कि हम ही एकमात्र स्टेट है जो पूरा का पूरा स्टेट कैपिटल सिटी मेगालिथ पे बसा हुआ है जी, जिसको दुनिया खोजता है। हम उसको पहचान नहीं पा रहे क्योंकि हम लोग खुद को ही नहीं पहचान पाए। समस्या सर यही है कि झारखंड में आपस में इतनी लड़ाई है राजनीतिक दलों में कि झारखंड कितना विकास कर सकता है ये देखना भी बाकी, टैप करना बाकी। समय की सीमा है। मैं आता हूं सर, मैं आपके पास आता हूं मृत्युंजय जी, क्योंकि सवाल ये भी था कि किसानों का मुआवजा 15 साल, उस बच्ची ने बताया कि अभी तक हो गया, नहीं मिल पाया, वो नहीं हो पा रही है। पर्यटन में संभावनाओं के बहुत गुंजाइश है, लेकिन वो दे नहीं पा रहे। इसके अलावा सवाल यह कि मूलभूत 24 साल का जो विकास अपेक्षित था वो हुआ नहीं। एक लंबे समय तक आपकी पार्टी सरकार में रही है, आखिर क्यों विकास नहीं हुआ? मैं एक पॉलिसी लेवल पे आंसर करना चाहूंगा टूरिज्म वाला। एक हम लोग जो बहुत अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है, टूरिज्म सिर्फ और सिर्फ रमणीक स्थलों का नाम नहीं होता है। टूरिज्म में आपको एक कंप्लीट पैकेज देना पड़ेगा। अगर किसी को भी झारखंड में आना है तो फॉर एग्जांपल वो रांची में लैंड करेगा और यहां से नेतरहाट जाना है, तो यहां से नेतरहाट के रोड्स कैसे हैं, कितनी टैक्सी सर्विसेज है, नेतरहाट में कितने अच्छे होटल्स हैं, वहां पे एक्टिविटीज कितनी हैं, वहां पे खाने पीने की कितनी चीजें हैं, फन एक्टिविटीज कितनी है, वहां के लोगों का स्वभाव कैसा है, कैसा आवभगत है, कानून व्यवस्था कितना है। तो बहुत बड़ा एक पैकेज होता है। और इसलिए कभी आप देखेंगे टूरिज्म को एक प्राइवेट प्लेयर अपने आप से बूम नहीं करा सकता है, उसमें गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेफ्टी की जब बात आती है, बहुत दुर्भाग्य है, कुछ महीने पहले यहां पे एक स्पेनिश मूल की महिला जो बाइक राइड करते हुए आई थी झारखंड में, और उसका रेप होता है, गैंग रेप होता है दुमका में। अब सोचिए, ऐसा एक इंसिडेंट होने से कोई एक स्टेट 20 साल पीछे चला जाता है। कोई भी बाहर से अब कभी आना नहीं चाहेगा। इनफैक्ट
आप देखेंगे कोई भी ऐसा सिंगल ट्रैवलर है या खास करके फीमेल ट्रैवलर है, वो आने से पहले 10 बार अगर सर्च कर रही है तो उसे सबसे पहले दिखेगा दुमका गैंग रेप केस। तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा पैकेज इसमें गवर्नमेंट एट अ पॉलिसी लेवल। दूसरा आप देखेंगे कि आप कहीं भी अगर ट्रैवल करते रहेंगे इंडिया में, आपको बहुत सारे एड्स दिखेंगे स्टेट टूरिज्म के, तो आपको ध्यान आएगा केरला टूरिज्म का आपको एड दिख जाता होगा, गुजरात टूरिज्म का एड दिख जाता होगा। आपने झारखंड टूरिज्म का कहीं एड देखा है? आप लोग अपनी सरकार के समय क्यों नहीं कर पाए जब आप लोग थे? मैं जी नहीं, बहुत अच्छा सवाल है इनफैक्ट। तो मैं बोल रहा हूं जो लैकिंग है ऐसा पॉलिसी डिसीजन हम लोग सरकार में, तो दिस शुड बी द पाथ फॉरवर्ड, चाहे ये है चाहे हम है, एक पॉलिसी लेवल पे मैं ये बात कर रहा हूं। ठीक है विनय जी, एक फाइनल कमेंट आपका, एक पत्रकार के नजरिए से दशकों से आप इस राज्य की सियासत को देख रहे हैं, खासतौर से राज्य बनने के बाद, उससे पहले अनडिवाइडेड बिहार के तरीके से मौजूदा समय में कौन से ऐसे बड़े मसले हैं जो इस बार डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहे हैं, जिसके आधार पर जनता वोट करने जा रही है? नहीं देखिए, मसले तो कई हैं, मसले बहुत सारे हैं, लेकिन जो अब हम लोग पर्यटन की जो चर्चा कर रहे थे, ये बड़ा रिच स्टेट है। अगर यहाँ डेवलप किया जाए धार्मिक पर्यटन को भी और प्राकृतिक पर्यटन को भी, और कानून व्यवस्था को बेहतर बना दिया जाए, तो यहाँ इतना रोजगार सृजन होगा। क्योंकि पर्यटन से बहुत बड़ा रोजगार मिलता है, डायरेक्ट रोजगार और इनडायरेक्ट रोजगार। अगर पर्यटक आते हैं, टेम्पू से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, कार से जाते हैं, होटल व्यवसाय चलता है, चाय वाले का दुकान चलता है, तो इनडायरेक्ट रोजगार बहुत मिलती है। और झारखंड में जो सबसे बड़ी समस्या है जिसको हम लोग समझते हैं वो है बेरोजगारी। यहाँ के नौजवान बहुत काबिल है, बहुत मेहनती है, यहाँ के मजदूर दुनिया भर में नाम कमाते हैं। आप अंडमान चले जाइए, हैवलॉक चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, लद्दाख चले जाइए, हर जगह यहाँ के लेबर मिलेंगे और उन राज्यों को बेहतर बना रहे हैं यहाँ के लेबर। तो इस राज्य को क्यों बेहतर नहीं बना? क्योंकि यहाँ अवसर नहीं मिल रहा है। अगर अवसर यहाँ के राजनेता आज उपलब्ध कराएंगे, केवल आरोप प्रत्यारोप से नहीं। अब बहुत अच्छी बच्ची ने कहा 5 साल पहले रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, और 5-6 साल से आज तक उसका बाउंड्री का निर्माण नहीं हो पाया। कितना मैंने ये दुर्भाग्य है इस स्टेट के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तमाम यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे राज्यों के भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। और भूमि अधिग्रहण यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए यहाँ रोजगार नहीं। मुझे लगता है कई कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन उसको अगर आप पॉलिटिकलाइज कर दीजिएगा कि पॉलिटिक्स से जोड़ दीजिएगा, तब आप विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे जरूरी यही है कि आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हो, सरकार में कोई भी दल रहे, लेकिन राज्य का विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 24 साल की अपेक्षाएं थी वो अभी पूरी होती नजर नहीं आ रही। लेकिन इस बार के चुनाव में जनता जो झारखंड की इस बार वोट करने के लिए निकलेगी, उनसे हमको अपील है कि जब कभी भी आपके इलाके में वोटिंग हो, आप घर से जरूर निकलिए, किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए और अपने मनपसंद सरकार चुनिए जो आपके सपनों के झारखंड को निर्माण कर सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पर जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीडी डायलॉग के इस अंक में फिलहाल बस इतना ही।